दोस्तों नमस्कार। एक और वीडियो मैं सोची से आपके लिए लेके आया हूँ। आज मेरी बहुत सारे यहाँ पे इंडस्ट्री के लोगों से मुलाकात हुई। मैंने ये जानने का प्रयास किया कि जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तो यूक्रेन वॉर के कारण जो रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हैं उसका रशियन इकोनॉमी पे, यहाँ के जनमानस पे, यहाँ की आर्थिक स्थिति पे और लोगों के जीवन शैली पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि हम हिंदुस्तान में बैठ के जब हम अखबार पढ़ते हैं या वेस्टर्न मीडिया की न्यूज़ देखते हैं तो हमें बहुत सारी सच्चाइयाँ सामने नहीं आती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि रशिया में जो लैंग्वेज चलती है वो है रशियन लैंग्वेज, और हम लोग रशियन लैंग्वेज समझ नहीं पाते। हमारे पास जो जानकारी आती है वो फिल्टर्ड जानकारी आती है, वो जानकारी आती है जो इंग्लिश मीडियम के जो पत्रकार हैं, न्यूज़ टीवी चैनल्स हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर हो, हमें सच्चाई का इंग्लिश वर्जन सामने रखा जाता है और हम उस बेस पे, उस आधार पे हम अपनी ओपिनियन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपके सामने जो चर्चा करने वाला हूं वो मेरा फर्स्ट हैंड डिस्कशन है यहाँ की इंडस्ट्री से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के प्रोफेशनल से। तो आप इस वीडियो को बहुत गंभीरता से ले सकते हैं। इस वीडियो को आप तथ्यों के आधार पे जहाँ चाहे उपयोग कर सकते हैं, और इसीलिए निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया में जितने भी आपके साथी लोग हैं उन तक सही जानकारी पहुँचे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अभी मैं कुछ दिन और हूँ और जानकारी रशिया और यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ के समाज के बारे में आप तक पहुँचाता रहूँगा। ये बात हमें समझने की होगी कि जब हम यूक्रेन वॉर की बात कर रहे हैं तो यूक्रेन रशिया वॉर करीब 2 साल पहले शुरू हुआ, लेकिन यहाँ के लोगों का ये मानना है कि ये लड़ाई तो एक्चुअली 8 साल पहले शुरू हो गई थी। 2 साल पहले तो हॉट वॉर जिसको हम बोलते हैं, लड़ाइयों के अंदर जो हथियारों का इस्तेमाल होता है उनका इस्तेमाल हो रहा है, ये लड़ाई एक्चुअली 8 साल पहले शुरू हो गई थी, जब से यूक्रेन ने नाटो के साथ हाथ बढ़ाने की कोशिश की थी और वेस्टर्न पावर्स ने जो रशिया के आसपास की टेरिटरीज हैं उनमें अपना कब्जा करना शुरू किया था। जब इस बात को हम और आगे कुरेदते हैं तो लोगों से ये पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए 30 साल पहले जब रशिया कोल्ड वॉर हार गया था और रशिया के 15-16 टुकड़े कर दिए गए थे, अब ये टाइम है जब हमें अपने जो साथी हैं, जो हमारी कल्चर से संबंधित जितने भी देश हैं, हमें उनको वापस अपनी तरफ लाना है। तो जो कोल्ड वॉर में हार हुई थी, ये टाइम है जब हम आज की दुनिया में अपनी कम्युनिटी को अपने साथ लेके आएं। तो दोस्तों, जन सामान्य में इस बात को लेके बड़ी पीड़ा है कि कोल्ड वॉर के समय रशिया हारा था और कहीं ना कहीं वो एक टीस उनकी बातों में, उनकी सोच में झलकती है। और शायद यही कारण है कि इस समय पूरी जो पॉपुलेशन है, एस्टिमेट ये है कि करीब 70 से 80% लोग इस समय जो रशिया के हैं वो पुतिन के साथ हैं, उनकी पॉलिसीज के साथ हैं। जब ये पूछा गया कि ये पॉलिसीज क्या आपको पसंद हैं, तो उनका यही कहना था कि देखिए रशिया को स्ट्रांग होना है, हम एक बार गलती कर चुके, अब हम दोबारा गलती करने को तैयार नहीं हैं। जहाँ तक बात है पुतिन साहब की, पुतिन इस समय एकमात्र ऐसे नेता हैं, दूसरा कोई ऐसा नेता नज़र में नहीं आ रहा है जो रशिया को मजबूत कर सके, रशिया को आगे ले जा सके। तो इसीलिए हम इस समय पूर्ण रूप से पुतिन और उनकी सरकार के साथ हैं। तो दोस्तों, ये अगर हम सोचें कि सैंक्शन लगने से यहाँ पे लोगों के मन में काफ़ी सारी पीड़ा होगी, वो अपनी लीडरशिप को गालियां दे रहे होंगे या उनसे नाखुश होंगे, ऐसा यहाँ देखने को कुछ नहीं मिला है। इसके कारण और भी हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो आया है वो ये आया है कि हाँ, शुरू में दिक्कतें थी, जब सैंक्शन लगा था उस समय काफ़ी दिक्कतें आई थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रशिया में आयात होती थी, खासकर यूरोप से। इस समय रशियन गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि हम अब आयात पे निर्भर नहीं होंगे। पहले हम कच्चा माल एक्सपोर्ट करते थे रशिया से और जो फिनिश्ड गुड्स थे वो हम आयात करते थे, लेकिन अब रशियन गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि अब हम कच्चा माल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा
जो इंपोर्ट होता था उसकी मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में ही करेंगे। अब ये दो बातें हमें समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, रशिया भी आज आत्मनिर्भर रशिया की बात कर रहा है, जो मोदी साहब भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं और जो चाइना भी हमेशा करता रहा। इसका मतलब यह है कि अगर आप बड़े देश हैं, आप अगर समाज में और दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप सो कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन के भरोसे आगे नहीं बढ़ सकते। कहीं ग्लोबलाइजेशन एक तरह से दुनिया को भ्रांति में रख के उनकी आर्थिक स्थिति पे कब्जा करने की कोई चाल तो नहीं थी। अब शायद इस पे भी विश्लेषण होना जरूरी है। लेकिन जब तक बात है आत्मनिर्भर भारत की, उसी तरह से जब हम आत्मनिर्भर रशिया की बात करते हैं तो इस समय रशियन गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि कोई भी इंडस्ट्री अगर विदेश से अपने यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर लाती है, इन्वेस्टमेंट लाती है, किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं है, पूर्ण रूप से लिबरलाइजेशन है और जिसको जो मैन्युफैक्चरिंग इस देश में करनी है वो करे। तो क्या भारत सरकार भी ये समझ सकती है या सीख सकती है कि किस तरह के लिबरलाइजेशन के प्रावधान या सेफगार्ड्स रशिया ने किए और जो भारत में भी हम लोग अपना सकते हैं? ये एक लेसन भारत के लिए हो सकता है और आने वाले दिनों में हम रशियन इकोनॉमिक पॉलिसी की और डिटेल में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आत्मनिर्भर रशिया का जो सपना पुतिन ने जनता को दिखाया है वो आगे कैसे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे सामने आई है वो लोगों का ये कहना है कि देखिए, महंगाई बढ़ी थी। हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि जब सैंक्शन लगे थे तो दिक्कतें थी, महंगाई बढ़ी थी। लेकिन जब हम महंगाई बढ़ने की बात कर रहे हैं, उस महंगाई के साथ साथ यहाँ पे लोगों को राहत देने के लिए हमारे देश में सैलरीज बढ़ाई गई थी। तो अगर महंगाई बढ़ी थी तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली जब लोगों की सैलरी बढ़ी तो जो महंगाई का दर्द या पेन होता है वो काफी हद तक कम हुआ। शायद यही कारण है कि यहाँ की जनता बहुत ज्यादा उद्वेलित नहीं है, परेशान नहीं है यहाँ की सरकारों की पॉलिसीज को लेके। तो ये बात भी हमें समझनी होगी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पे रशिया इस समय इन्वेस्टमेंट देख रहा है। अगर आप और आपकी कंपनी, आपके दोस्त या आपके मित्र किसी जो मैं सेक्टरों की चर्चा कर रहा हूं, अगर उससे संबंधित हैं तो आप उनको ये वीडियो ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो रशिया में इस समय ज़रूरत है वो है मेटलर्जी इंडस्ट्री की, लोहे का सामान, स्टील का सामान, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल है लेकिन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है। तो भारत से अगर कोई कंपनियां वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में रशिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो मुझे लगता है रशियन गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी है और आपको पूर्ण रूप से यहाँ पे सहूलियत मिलेगी। दूसरा बड़ा सेक्टर जिसमें रशिया आगे बढ़ना चाहता है वो है टेक्सटाइल को लेके। टेक्सटाइल के साथ साथ एक और बड़ा सेक्टर है वो है फार्मास्यूटिकल। एक चीज और जिसको लेके रशिया में काफी बेचैनी है कि पहले हमारे यहाँ जितनी भी गाड़ियां आती थी वो यूरोप से आती थी। यूरोपियन कंपनीज इस यहाँ पे अपना बेस बनाए हुए थी रशिया में। अब जब से सैंक्शन हुआ है तो यूरोपियन कंपनियां यहाँ नहीं हैं। जब वो यूरोपियन कंपनियां यहाँ नहीं हैं तो निश्चित रूप से अब ये मानना पड़ेगा कि आने वाले समय में रशिया में कार मैन्युफैक्चरिंग या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का उद्योग बढ़ेगा। तो भारत में जितनी भी ऑटो एंसिलरी यूनिट हैं जो स्पेयर पार्ट्स बनाती हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में रशिया में आपको एक बहुत बड़ा बाजार दिख सकता है। एक क्षेत्र है जहां पे भारत में भी चिंता है और रशिया में भी चिंता है और वो है इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र। हमारे यहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स पे अपनी R&D, डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। भारत में भी जो IT सेक्टर है वो बेसिकली असेंबली लाइंस हैं, कंपोनेंट्स बाहर से आते हैं, असेंबली यहाँ होती है। क्या भारत में भी हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं? जिस तरह से डिफेंस में हमने रशिया के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग की, तो क्या इस बात को भी हमें समझना चाहिए कि रशिया और इंडिया मिलके क्या हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में जॉइंट वेंचर्स बना सकते हैं? जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं, क्या हम उनकी जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं? इसको भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि आने वाले समय में रशिया को बहुत उम्मीदें हैं भारत की दोस्ती से, और यहाँ तक कि रशियन के लोग ये बोलते हैं कि देखिए रशिया और इंडिया, और ये लोगों के दिमाग में है, उनका ये कहना है
कि देखिए, इंडिया और रशिया तो बहुत पुराने पार्टनर हैं। रशिया ने हमेशा हथियार दिए हैं इंडिया को जब भी जरूरत हुई है, लेकिन यूक्रेन हमेशा पाकिस्तान को देता रहा है। तो जो यूक्रेन है वो पाकिस्तान के साथ है, जो रशिया है वो इंडिया के साथ है। ये बात 3-4 बार निकल के मेरी चर्चा में आई जब मैंने लोगों से बात करी। तो मेरा निवेदन है कि दोस्तों, रशिया और इंडिया की पार्टनरशिप आने वाले दिनों में कैसे बढ़ेगी, इसकी चर्चा हम करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मेरी यहाँ के व्यापारियों के साथ बातचीत के दौरान निकली। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ डिस्टर्बेंस दिखा है तो मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि किस तरह से यहाँ पे पूरा माहौल गहमा गहमी वाला है। सड़कें भरी हुई हैं, स्टेडियम्स में लोग काम खेल रहे हैं, बच्चों के टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, एग्जीबिशन सेमिनार्स चल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं। आज कुछ और हम मार्केट में जाके देखेंगे कि वहाँ क्या चल रहा है। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण चर्चा में। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है, और फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक वंदे मातरम।